नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज 5 मई थी और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस जो कि सुप्रीम कोर्ट में आया था वो था वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर। पूरा देश सोच रहा था कि जस्टिस संजीव खन्ना जाते जाते कुछ ना कुछ एक ऐसा इंटरिम ऑर्डर देकर जाएंगे जिससे कि संविधान में और लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बचेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने अपनी जिम्मेदारी से वो दूर भागे, या फिर दूसरे शब्दों में अगर कहें तो वो जिम्मेदारी उन्होंने आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी.आर. गवई के लिए छोड़ दी कि अरे जाते जाते हम इस कंट्रोवर्शियल चीज में क्यों पड़े, हम जस्टिस बी.आर. गवई के लिए छोड़ देते हैं कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर ऑर्डर पास करने के लिए। 3 दिन की हियरिंग हुई थी, अप्रैल में 2 दिन की हियरिंग हुई जिसमें कि लगातार ये कहा गया कि कुछ ना कुछ इंटरिम ऑर्डर जस्टिस संजीव खन्ना पास करेंगे ही करेंगे। आज जब हियरिंग शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर पढ़ना जरूरी है, और आप लोगों ने जो एफिडेविट फाइल किया था उसमें देखना पढ़ना जरूरी है, और अब मेरे पास समय नहीं बचा है, जो कि बहुत कन्वीनियंट भी थी उनके लिए कहने के लिए। लेकिन दूसरा जो इसका एक तर्क है और जिसको दूसरे प्रिज्म से आप देखेंगे वो यही देखेंगे कि क्या जस्टिस संजीव खन्ना क्या कसौटी पर खरे उतरे, या वो किसी दबाव में थे, या फिर तुषार मेहता जो कि सोलिसिटर जनरल है उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को डे 1 से इस केस में मिसलीड किया, पहले दिन, दूसरे दिन और आज भी। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील और एक्टिविस्ट महमूद प्राचा इस समय हमारे साथ है। महमूद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मेरा पहला सवाल है कि क्या संजीव खन्ना जी ने आज देश को मायूस किया? नहीं, मायूस तो देश में जो लोग संविधानवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, मायूस तो बहुत दिन से हैं। लेकिन संजीव खन्ना साहब ने चीफ जस्टिस का पद ग्रहण करने के बाद जो एक नॉर्मल जज होता है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब की जो पोजीशन है उसके अनुरूप कार्य करना शुरू किया था। और बहुत दिनों बाद, इससे पहले कम से कम 3-4 चीफ जस्टिस ऐसे आए जो पब्लिसिटी हंग्री कहे जा सकते थे, जो पब्लिक, और खासतौर पे चंद्रचूड़ साहब तो एकदम ओपनली उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए या कार्य करते हुए नजर आए जो कि पूरी तरीके से पब्लिसिटी के लिए नजर आ रहे थे, और बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐसी की। तो एक एक रेगिस्तान में जो ठंडी हवा का झोंका आया था, संजीव खन्ना साहब उस तरीके से थे, और वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई काम नहीं कर रहे थे, सिर्फ वो एक नॉर्मल चीफ जस्टिस साहब जैसा काम कर रहे थे। मगर आजकल के दौर में तो वही बहुत बड़ा काम था। तो उससे एक उम्मीद जगा के अगर जो वो मिलता है, नाउमीदी आती है, तो उसका असर थोड़ा ज्यादा होता है। तो मैं ये समझता हूँ ये एक ऐसी घटना है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमारे देश के जो 2 नंबर के सबसे बड़े सरकारी वकील हैं, सॉलिसिटर जनरल साहब, वो उन्होंने एक लीगल स्ट्रैटेजी बनाई कि संजीव खन्ना साहब अगर ऑर्डर करेंगे तो वो एक जस्ट और सही ऑर्डर होगा, संविधान अनुरूप होगा। संविधान की धारा 14, 25, 26, खास तौर पे तो इन 3 धाराओं के अनुरूप ऑर्डर हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी सरकार को। तो उन्होंने एक लीगल स्ट्रेटेजी बनाई। उस लीगल स्ट्रेटेजी में वो 100% कामयाब हुए। वो लीगल स्ट्रेटेजी ये थी कि किसी भी प्रकार से संजीव खन्ना साहब इसमें कोई इंटरिम ऑर्डर पास ना कर पाए, इस तरफ या उस तरफ। तो उसमें वो 100% कामयाब हुए, और उसमें उन्होंने मिसलीड तो किया ही, ये मैं कह सकता हूं अपने थोड़े बहुत एक्सपीरियंस की बुनियाद पे। क्योंकि पहले दिन ही जब अप्रैल के महीने में बहस शुरू हुई थी तो चीफ जस्टिस साहब ने प्राइमा पेशा अपना ओपिनियन दे दिया था कि हम 3 पॉइंट्स पे तो इंटरिम ऑर्डर्स पास करने जा रहे हैं। तो तुषार मेहता साहब ने बहुत ही होशियारी से, और हमारे पक्ष के जो वकील थे उन्होंने वो शायद हैं तो सब एक्सपीरियंस, अब मैं उन्हें क्या बोलूं, उनकी चाल समझ नहीं पाए थे या क्या बोलूं, ये मैं जनता के विवेक पे ही छोड़ता हूं। पहले दिन उनको टाइम लेने दिया, अगले दिन का, भाई अगले दिन तक के लिए ही बोल सकते थे हमारा पक्ष भी कि आप तब तक के लिए, कल तक के लिए स्टे दे दो, जो आप बोल रहे हो क्या नुकसान हो जाएगा। फिर अगले दिन आके, अब पहले दिन तो ये बोला था कि मुझे कुछ थोड़ा समय और चाहिए, मैं कन्विंस कर लूंगा आपको, अपनी बात रख लूंगा और आप कन्विंस हो जाएंगे। अगले दिन फिर उन्होंने बिल्कुल ही एकदम यू टर्न ले लिया अपनी बात से कि मैं अब रिटर्न में फाइल करूंगा, और अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाना, मैं इस बात को कह सकता हूं।
और थोड़ा बहुत खतरा मोल लेके भी कह सकता हूं कि सॉलिसिटर जनरल का पद कॉन्स्टिट्यूशनल पद होता है, तो उसका एक वजन होता है कोर्ट के सामने। उस पद का प्रयोग करके अगर दुरुपयोग नहीं, ये कह दिया कि नहीं अब मैं कल की बात से भी पलट जाता हूं, अब मैं एक रिटर्न डॉक्यूमेंट फाइल करूंगा, हमारी तरफ से तब भी किसी ने मजबूत ऑपोजिशन नहीं की कि ये कौन सा तरीका। कल तो आप कह रहे थे कुछ समय चाहिए, आज अब सारी चीजें लिखित में देने को तैयार हो, तो उसी दिन हमारे लोगों को ये समझ जाना चाहिए था। और ऑफ कोर्स जजेस भी बहुत एक्सपीरियंस होते हैं कि ये अब कोई दूसरी चाल खेलेंगे, वो चाल उन्होंने खेली फिर 7 दिन बाद, 8 दिन बाद। इतना मोटा डॉक्यूमेंट, और वो कोई भी वकील अगर लीगल स्ट्रेटजी बनाते हैं, हम कोर्ट क्राफ्ट करते हैं, तो ये होता ही है कि अब इतना बड़ा पोथा बना के हजारों पेज का डाल दो कि ऑटोमेटिक देर हो ही जाए, उसका जवाब भी फिर लंबा चौड़ा आएगा। वही हुआ, और 5 तारीख को ये ऑर्डर पास हुआ कि इतना भारी भरकम फाइल हो गई है कि अब इस पर सुनवाई करनी पड़ेगी। लेकिन हमारी तरफ से आज पूरी तरीके से चुप्पी रही, और ये बड़े दुख की बात है। और इसमें अगर चाहते तो हमारा पक्ष ये पॉइंट आउट कर सकता था कि पिछली डेट पे चीफ जस्टिस साहब का ऑर्डर जो था 17 अप्रैल का, वो मैं दिखा दूं आपके दर्शकों को, वो इन सब बातों को कंसिडर करने के बाद ही था। वी क्लैरिफाई दैट द हियरिंग फिक्स्ड ऑन द नेक्स्ट डेट, जो आज है नेक्स्ट डेट, विल बी अ प्रिलिमिनरी हियरिंग। देखिए प्रिलिमिनरी हियरिंग कह दिया गया था, एंड इफ रिक्वायर्ड इंटरिम ऑर्डर्स विल बी पास्ड। ये है महत्वपूर्ण बात। लेकिन आज फिर, लेकिन पुरजोर तरीके से पिटिशनर्स के जो वकील थे वो अपनी बात क्यों नहीं कह पाए? आपने कहा कि भाई वो पहले दिन भी वो नहीं कर पाए, दूसरे दिन भी नहीं कर पाए, और आज तो बिल्कुल ही नहीं कर पाए। क्या वो लिहाज कर रहे थे, या फिर उनको अभी भी उम्मीद बची हुई है कि भाई हो सकता है कि जस्टिस संजीव खन्ना जाते जाते उनको हम कुछ ना कहें, हम अगले सीसीजीआई के ऊपर बात छोड़ दें? मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो लोग इतने कमजोर क्यों नजर आ रहे थे पिटिशनर्स के साइड पर। भाई 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है। आज भी सलमान खुर्शीद साहब हैं सीनियर लॉयर, वो अंदर तो अपियर नहीं हो रहे शायद, क्योंकि 5 ही लोगों की टीम बनी है, 5 ही पिटिशनर्स बने। बाहर आके वो बोल रहे थे, इफ आई पैराफ्रेज, कि ये रिस्पेक्टेबल लोगों के बीच में वार्ता का आदान प्रदान हो रहा है, यानी कि तुषार मेहता साहब भी एक रिस्पेक्टेड व्यक्ति हैं, साइड हैं, और हम भी हैं, और उन्होंने अगर कोई बात कही है तो वो स्टे बराबर ही होता है, उसकी बात को हम झुटला नहीं सकते, उस पर शक नहीं कर सकते कि ये हमारे, उनको भी क्या बोलूं मैं, परम आदरणीय ही बोल सकता हूं सलमान खुर्शीद साहब को। वो बाबरी मस्जिद का केस उनकी आंखों के सामने एक एफिडेविट फाइल करके आरएसएस और बीजेपी के लोग सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में फाइल करके मुकर गए थे और तोड़ दी थी बाबरी मस्जिद। फिर भी वो उनको रिस्पेक्टेबल साइड कहना चाहते हैं, ये है इसकी वजह। तो कहीं ना कहीं तो जजेस के बारे में तो खुल के कहा जाता है कि दबाव में है, ये है वो, और सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जजेस ने ऑनेस्टली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता भी दिया था कि हम दबाव में हैं। तो कहीं ना कहीं ये पक्ष के जो वकील है हमारे, ये भी तो दबाव में है। ये बात कहने में हमें क्यों शर्म आनी चाहिए? ये अपनी बात रखते ही नहीं है। बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े नाम हैं, और अब देखिए नुकसान सबसे बड़ा इसमें क्या होगा, ये जल्दी जल्दी के चक्कर में कि जल्दी हियरिंग होनी है, 5 तारीख को ज्यादा टाइम नहीं होगा, तो 5 ही पार्टीज बची, 100 के करीब पिटीशन फाइल हुई है। अब जल्दी जल्दी करके 5 पिटिशनर्स हो गए, ये किसको फायदा होगा? सरकार को। अब कंट्रोल्ड इफेक्ट रहेगा कि इन 5 लोगों को ही कंट्रोल करना है, और इन 5 लोगों में से ज्यादातर ऐसे हैं, ज्यादातर का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जो अपने इस प्रकार के 100% केस हारे हैं, 100% हारने का उनका बैकग्राउंड है। तो सरकार ने अपनी जो स्ट्रेटेजी चली उससे 5 लोगों में रिस्ट्रिक्ट हो गई बात, और वो 5 लोग कैसे हैं वो आप लोग देख ही रहे हो, 1-2 को छोड़ दिया जाए तो। अब तो जल्दी नहीं, देखिए अब इसमें देखिए आगे आने वाले टाइम में बाकी लोग बहस ही नहीं कर पाएंगे ठीक से, ये काम तो वो कर गए, नुकसान बड़ा, और बिल्कुल ये एक सेटिंग सी हो गई। तो मतलब दोनों पक्ष मिलकर अगर खेल रहे हैं तो अंजाम क्या होगा फिर आप देख ही सकते हैं। नहीं, अंजाम तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि अब वक्फ केस का जो पूरा भविष्य है वो बहुत अंधकार में है। लेकिन जो बहुत जरूरी सवाल इस समय है कि क्या तुषार मेहता ने माय लॉर्ड्स के ऊपर दबाव डाला? मैं पूरी बेंच की बात कर रही हूँ, क्योंकि जस्टिस संजीव खन्ना के बारे में कहा जाता था बहुत ईमानदार जज है, और कई कसौटियों पर वो खरे उतरे भी। उन्होंने एक उम्मीद की किरण बांधी, जो कि आप भी कह रहे थे। लेकिन जाते जाते वो चाहते तो एक जिम्मेदारी पूरी करके जा सकते थे, ताकि देश उनको भी याद करता, बिल्कुल जैसे उनके अंकल को याद करता है। आज क्या वो जिम्मेदारी उन्होंने नहीं निभाई संजीव खन्ना ने?
नहीं, अंकल के पैरामीटर से अगर आप नापने लगेंगी तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो तो बहुत मतलब कोई अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग व्यक्ति थे। लेकिन मैं तो ये नॉर्मल जज की बात कर रहा हूं कि अगर खन्ना साहब भतीजे हैं और उन्होंने भतीजे होने का परिचय दिया भी HR खन्ना साहब के, तो एक नॉर्मल सा कार्य करना था, वो उन्होंने पोस्टपोन क्यों कर दिया? मैं देखिए यहां मैं बिल्कुल साफ तौर पे ये कहना चाहता हूं कि अगर संजीव खन्ना साहब, मुझ जैसे लोगों को कोई भी परेशानी या दुख नहीं होता यदि वो तुषार मेहता साहब की आर्ग्यूमेंट सुनते, उससे कन्विंस होते और फिर ये बोलते कि नहीं इसमें कोई स्टे नहीं बनता और मैं कुछ स्टे नहीं दूंगा। मैंने पहले दिन जो बोला था वो उस चीज को के खिलाफ मुझे कन्विंस तुषार मेहता साहब ने कर लिया। ऐसा नहीं किया उन्होंने पासिंग ऑफ द बक कर दिया। ये है जो दुर्भाग्यपूर्ण बात हम जैसे लोगों को लग रही है। अगर वो कुछ भी फैसला करते। महमूद, दूसरा सवाल है मेरा कि पासिंग ऑफ द बक अगर आज उन्होंने किया तो क्या संजीव खन्ना के ऊपर सरकार ने दबाव डाला था? क्या मोदी जी ने दबाव डाला था या तुषार मेहता उनके ऊपर दबाव डाल रहे थे? क्या सरकार दबाव डाल रही थी? आज ये सवाल तो बहुत लाजमी है ना, और आज ये सवाल लोग पूछेंगे कि क्या वो दबाव में थे कि वक्फ केस को टाल दिया जाए अगले CJI के लिए? नहीं, ये एक इंप्रेशन जाएगा ही, इसमें कोई, लेकिन जिस प्रकार से इसका पूरी तरीके से संजीव खन्ना साहब को दोष देना मैं समझता हूं उचित नहीं होगा। कुछ सेटिंग्स ही लग रही थी मुझ जैसे लोगों को, तो क्योंकि मैं आपको क्रोनोलॉजी बताता हूं हुआ क्या। कोर्ट में संजीव खन्ना साहब ने ये कहा कि मैं मतलब दिस बेंच डज नॉट हैव द टाइम एंड व्हाटएवर he said but we want to transfer this case to a bench consisting of honorable Mr. Justice गवई साहब। तो वो 15 तारीख के लिए नहीं बोल रहे थे, 15 तारीख के लिए नहीं बोल रहे थे, वो अभी बोल रहे थे। और वो एक जस्टिफाइड ऑर्डर होता, एक आने वाले चीफ जस्टिस साहब के पास ऑर्डर पास करना। अभी मैंने ऑर्डर तो नेट पे आया नहीं है, देखा नहीं है, लेकिन जो मैंने सुनी सुनाई बात बता रहा हूं, जो लोगों ने मुझे बताई कि एक आने वाले चीफ जस्टिस के सामने केस लगा ही देना, क्योंकि अगले वाले चीफ जस्टिस साहब भी तो मास्टर ऑफ द रोस्टर होंगे ना, वो अपने पास रखना चाहेंगे या नहीं रखना चाहेंगे या किसी और को मार्क करना चाहेंगे, तो वो एंटायरली उनका प्रेरोगेटिव होगा। लेकिन हमारी तरफ से ये उनकी ऑफर नहीं ली गई कि मैं आज ही 1-2 दिन बाद यानी कि कल ही, मतलब वेंसडे को कल जस्टिस गवई की बेंच पे लगा दे सकता हूं, जो चीफ जस्टिस साहब आज के अधिकार क्षेत्र में पूरी तरीके से आता। तो हमारी तरफ से ही वो बात नहीं मानी गई। तो ये इसका क्या सिनेरियो आप इमेजिन करेंगे कि दोनों पक्षों को ही जल्दी नहीं थी कोई खन्ना साहब से केस का फैसला कराने में या जल्दी फैसला कराने में। ये है बुनियादी बात। अब मैं 15 तारीख के लिए भी बहुत उम्मीद से नहीं हूं, मतलब मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि अब नए चीफ जस्टिस साहब आएंगे, वो उनका पहला दिन ही होगा या दूसरा दिन होगा, तो वो कितने ज्यादा बिजी होंगे, वो मेरे ख्याल से इससे भी ज्यादा बिजी होंगे जितने के खन्ना साहब ने आज अपनी बिजनेस बताई, क्योंकि उनका दूसरा दिन ही होगा। तो फिर एक डेट, और इस दौरान नीचे जमीन पे क्या हो रहा है वो जग जाहिर है। रोज मस्जिदों और मदरसों पे रोज नोटिस आ रहे हैं और रोज मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। नैनीताल का एग्जांपल हमारे सामने लेटेस्ट है। तो ये मुझे तो बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक नजर नहीं आ रहा है, अनलेस कि हमारे लोग भी ठीक से और ईमानदारी से, और इसमें थोड़ी कड़वाहट आती है। देखिए दो साइड्स हैं, हम एडवर्सोरियल लिटिगेशन है ये। आप तुषार मेहता साहब से अगर ऐसा प्रतीत होता रहेगा लोगों को कि तुषार मेहता साहब की पर्सनैलिटी से हमारे लॉयर्स जो हैं वो थोड़ा मरगूब हो जाते हैं, यानी कि उनके सामने वो उस शिद्दत से बहस नहीं कर पाते, ये बहुत दुखदपूर्ण बात है, बहुत दुखदायी बात है। तुषार मेहता साहब अपना काम कर रहे हैं, इस तरफ के लोगों को भी अपना काम करना चाहिए मजबूती से, जो नहीं हो रहा। बिल्कुल, और बहुत साफ शब्दों में आपने इस चीज को ब्लंटली रखा, लेकिन सवाल ये उठता है कि तुषार मेहता जिस तरीके से झांसा देते हुए नजर आ रहे हैं शीर्ष अदालत को, माय लॉर्ड्स को, उस पूरी बेंच को वक्फ के केस में उन्होंने झांसा दिया। पहले दिन दिया, दूसरे दिन दिया, और आज तीसरे दिन तो वो कामयाब हो ही गए। संजीव खन्ना जी चले गए रिटायर होके, अब हो ही जाएंगे 2-3 दिन में। तो क्या ये चीज माय लॉर्ड्स को दिख नहीं रही है, या फिर उनके पास बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि जजेस के ऊपर इतना दबाव है तुषार मेहता का और सरकार का कि सबकी बोलती बंद कर देते हैं जजेस की तुषार मेहता? नहीं, ये देखिए, ये इस बात में तो कोई शक और शुबे की गुंजाइश है ही नहीं।
4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उसी दिन से तो हम सब लोगों को शौक लगा था, इतना बड़ा भारी भरकम सैकड़ों नहीं हजारों वोल्ट का झटका लगा था, जो हम लोग कमर कस के अब इस मजबूती से इस मिशन को उठाए हुए हैं कि हमारे ऊपर दबाव है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने बोला और जनता आए हमें बचाए। तो ये तो गिवन है, मतलब ये तो है ही। मैं नीलू जी ये कहना चाहता हूं कि जज लोया का जो एग्जाम्पल है ना, वो सबसे बड़ा इस चीज का एग्जाम्पल है कि जजेस को किस प्रकार से, किस भांति भांति से डराया जाता है जस्टिस लोया का केस का नाम लेकर। तो ऐसे माहौल में सारे जजेस देश के दबाव में तो है, आरएसएस और बीजेपी के कुछ नेताओं के, और आरएसएस और बीजेपी जनरली, लेकिन कौन कौन जज कितना प्रेशर लेके सच्चाई ईमानदारी से अपने फैसले सुना पा रहा है, यही तो क्वेश्चन बाकी है अभी देश में, और क्या है। नहीं तो इसका तो मतलब ये है कि नहीं तो इसका मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना इस प्रेशर को नहीं झेल पाए। उन्होंने लगा कि चलो क्यों इस कंट्रोवर्सी में पढ़ना, आगे वाले चीफ सीजीआई को बोल देंगे कि वो इसको देखेंगे, मैं नहीं पढ़ूंगा इसमें। तो आज वो अपनी जिम्मेदारी से भागे और उन्होंने ये भी दिखाया किसी न किसी उनके ऊपर दबाव है किसी न किसी तरीके का। इतने सख्त शब्द तो मैं नहीं प्रयोग करना चाहूंगा भागे वगैरह, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वो उससे बचते नजर आए, क्योंकि मैंने आपको ऑर्डर का 2 लाइनें पढ़ के सुनाई हैं। ये तो ऑर्डर ही था ना, पिछली 17 तारीख की डेट का ये ऑर्डर ही था कि हम इंटरिम ऑर्डर्स भी पास कर सकते हैं। और ये तो पूरी दुनिया को पता है कि इस चीज से बचने के लिए, इंटरिम ऑर्डर से बचने के लिए बहुत मोटे मोटे जवाब फाइल किए जाएंगे, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। तो इस बात को इस तरीके से देखा जाना पूरी तरीके से अनुचित नहीं होगा, लेकिन थोड़ा शब्दों का प्रयोग जो है वो थोड़ा मेरे ख्याल से थोड़ा सा बेटर होना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आए आज एक ऑर्डर पास करने से। जिस तरफ या उस तरफ किसी तरफ का भी ऑर्डर होता, ऑर्डर होना चाहिए। नहीं, लेकिन जैसे आप कह रहे थे कि भाई देखिए जो मस्जिद है, दरगाह है, उन पर तो अटैक्स हो ही रहे हैं। नैनीताल का जो केस है वो निरंतर जारी है। उससे आज क्या पूरा देश या फिर जो पूरा समुदाय है, क्या वो आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना से नहीं पूछेगा कह रहे जाते जाते आप एक ऑर्डर तो दे देते, कुछ तो राहत मिल जाती। ये जो अलोकतांत्रिक असंवैधानिक काम जो देश में मोदी सरकार कर रही है उस पर कोई तो राहत मिलती। आज क्या उस पर मायूस नहीं किया सीजीआई ने? नहीं, राहत मेरा मतलब क्लोजर मिलना चाहिए। हाँ। अगले वाले जज साहब भी तो चीफ जस्टिस होंगे या कोई और जज साहब की बेंच होगी, बेंच ही होगी ना वो भी तो। और सुप्रीम कोर्ट की सारी बेंचेस जो हैं वो हमेशा ही बहुत ज्यादा प्रेशर होता है वर्क का। ये काम का प्रेशर कोई एक दिन का या किसी एक हफ्ते का या किसी 10 दिन का नहीं है। चीफ जस्टिस साहब कोई भी हो, सुप्रीम कोर्ट के जज कोई भी हो, उनका 24 घंटे बिजी रहते हैं, ऐसा हम लोगों की जानकारी में है। मतलब उनका कोई भी क्षण रिलैक्स तो होता ही नहीं है। बिल्कुल। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल क्लोजर नहीं हुआ। इसके लिए आप वो पक्ष में ये कह के फैसला करते तो लोग सब्र करते, अपने वकीलों को बोलते आपने हमारा केस ठीक से नहीं लड़ा, आपने ये किया या वो किया, कुछ भी कहते। अगर आज हम अपना पक्ष ठीक से नहीं रख पाए, अगर तुषार मेहता साहब के हक में फैसला कर देते, वो बात नहीं है। मैं कह रही हूँ कि अगर आज एक इंटरिम ऑर्डर वो ठीक ठाक दे देते तो उनकी जय जयकार होती संजीव खन्ना की। अब ऐसे में जय जयकार तो होगी नहीं, लोग सवाल खड़े करेंगे कि आखिर क्या वजह थी कि वो जिम्मेदारी से भाग उठे। देखिए जय जयकार तो मेरे ख्याल से आजकल ऐसा हो गया है माहौल के कोई अपना नॉर्मल काम करता है, नीलू व्यास जी अपनी जर्नलिज्म का काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी जय जयकार होती है। क्यों? क्योंकि कोई बहुत मुट्ठी भर लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, आप तो एक नॉर्मल काम कर रही हैं अपना। ये माहौल बदल गया है, पत्रकार बचे ही नहीं, आप मुट्ठी भर लोग बचे हैं तो आपकी जय जयकार हो रही है, ये है मसला। तो ये तो नॉर्मल एक जज का काम है ना, इतना महत्वपूर्ण विषय है पूरे देश के लिए जिसमें हाहाकार मची हुई है, सैकड़ों नहीं लाखों प्रॉपर्टीज खतरे में है। सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया है जो कि पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है, और पार्लियामेंट के अंदर धार्मिक नारे लगे हैं ये बिल पास होने के बाद। तो इसमें कोई ऐसी हैरानी और चमत्कारिक बात नहीं थी, इसमें एक क्लोजर होना जरूरी था। बिल्कुल वो नहीं हुआ। उसका सबको दुख भी है, आश्चर्य भी है, हताशा भी है, निराशा भी है। जितने आप शब्दों का प्रयोग करना चाहती हैं कर सकती हैं, मैं भी कर सकता हूं।
आपको आखिरी सवाल पूछ रही हूं कि अब जब जस्टिस बी.आर. गवई जब इस केस को टेक अप करेंगे तो क्या वो बेंच बदलेगी, क्योंकि मास्टर ऑफ रोस्टर्स होंगे सीजीआई, वो बेंच बदलेगी, उसके जजेस को बदला जाएगा, किस तरीके से ये केस आगे बढ़ेगा? बहुत संक्षेप में। एक नजीर मिसाल बन गई है कि किस तरीके से एक मजबूत फैसला लेने से या कोई भी कड़वा या मीठा फैसला लेने से बचा भी जा सकता है। ये मैं इसका देख रहा हूँ। और ऑफ कोर्स चीफ जस्टिस साहब तो मास्टर ऑफ द रोस्टर होते ही हैं, उनका टेन्योर तो संजीव खन्ना साहब के बराबर ही है, लेकिन क्योंकि हॉलीडेज आ रही हैं तो उनका और भी कम होगा, तो उनके ऊपर वर्क प्रेशर और भी होगा, तो वो भी इस प्रेसिडेंट को, इस मिसाल को अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा कोई हैरानी की बात मुझे तो नहीं होगी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया महमूद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग।